नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टीवी। मैं हूं साक्षी बत्रा और ये है बीटी बाजार, एक ऐसा शो जहां पर हम लगातार आपको एक्सपर्ट्स की जानकारी देते हैं कि स्टॉक मार्केट्स में अगर आपको निवेश करना है तो एक्सपर्ट्स क्या राय देते हैं और कहां पर आपके लिए निवेश सबसे ज़्यादा बेहतर होता है, वो किस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट्स को अप्रोच करते हैं जिससे आपको कुछ सीख मिले, इसके बारे में बातचीत करते हैं। और इस खास शो पर आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। देवीना मेहरा जी हैं, चेयरपर्सन मैनेजिंग डायरेक्टर फर्स्ट ग्लोबल की। स्वागत है देवीना जी आपका इस खास शो पर और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। आपके निवेश के बारे में, जिस तरीके से आपका पीएमएस परफॉर्म करता है, इसके बारे में तो लगातार इन्वेस्टर्स चर्चा में सुनते ही हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि हाल ही में जैसे आपने अपने ट्विटर पर कई किताबों की भी बातचीत की, आप लगातार कई किताबों का जिक्र करते हैं, ऐसे में आपकी 3 सबसे फेवरेट किताबें कौन सी हैं? और हाल में आपने राकेश झुनझुनवाला पर भी लिखी हुई जो किताब पढ़ी है, उससे भी आपने क्या मेजर टेकअवेज देखे? 3 किताबें बताना तो बहुत मुश्किल हो जाता है साक्षी। किताबें तो बहुत हैं पढ़ने के लिए। जी। और आपके जो दर्शक हैं उनको मैं खासकर ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको खुद से निवेश करना है तो आपको पढ़ना सीखना पड़ेगा। तो अब ये या तो आप किताबों से पढ़ें या फिर अब तो कई यूनिवर्सिटी के कोर्सेज तक आपको अवेलेबल हैं ऑनलाइन। तो अब सीखने के तरीके तो बहुत हैं, पर बिना सीखे निवेश मत करिए। जी। तो अगर आप बिल्कुल ही फाइनेंस से आपका कोई ताल्लुक नहीं रहा है, आपको एकदम शुरू से शुरू करना है, तो पहले तो आपको एक तरह से टेक्स्ट बुक समझनी पड़ेगी। जी। आपको सब रेशियो का क्या मतलब होता है, कैसे देखें। फिर आपके पास होती हैं बिजनेस, जो अलग अलग तरह के बिजनेसेस बने हैं उन पे किताबें लिखी गई हैं, चाहे नाइके हो या अमेजॉन हो। भारत में भी कुछ हैं जो उतने ज्यादा नहीं है जितना आपको अमेरिकन कंपनियों के लिए मिलेगा। जो बड़े बड़े निवेशक रहे हैं उन्होंने क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई है, पर ये जी। सब आप थोड़ा क्रिटिकल होकर पढ़िए, थोड़ा सोच समझ कर पढ़िए। ऐसा नहीं कि किसी ने एक चीज कही तो आप उसको पूरा का पूरा सोचें कि मैं कॉपी कर लूं और उससे जी। हो जाएगा। आपको समझना पड़ेगा। जी। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपकी जो अपनी सोच है उसमें आपको कहाँ कहाँ आपको एक तरह से वो गिरा सकती है आपको नीचे। बिकॉज बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल। फाइनेंशियल रेशियो समझना आसान है, अपने दिमाग को समझना उतना आसान नहीं है। क्योंकि हम जो सारे इंसान हैं हमारे अंदर, और ये मतलब ये आज की बात नहीं है, ये हजारों साल से हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ बायसेस हैं, कुछ बिल्कुल। चीजों को इस तरह से देखने का ढंग है जो हम निकाल नहीं सकते हैं। तो उसके लिए 2 किताबें मुझे खास करके डैनियल kahneman की बहुत पसंद है, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो और ओके। नॉइज। ठीक है। तो ठीक है। ये, हाँ जी। जी। देवीना जी, आपने ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत की कि अक्सर हम अपने दिमाग को ही नहीं समझ पाते और बहुत सारे फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स भी इन बायसेस से गुजरते हैं और ऐसे में कई डिसीजंस उनके ऐसे हो जाते हैं जब वो बाद में रिग्रेट करते हैं, भले ही वो निवेश के मामले में हो, लाइफ के मामले में भी हो। ऐसे में ट्रेडिशनल वेज ऑफ इन्वेस्टिंग जब होती थी, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस जो आज भी चलता है और अक्सर ज़्यादातर लोग उसी को फॉलो करते हैं, लेकिन कई बार हमने आपको देखा है कि आप बात करते हैं कि जब आप निवेश करते हैं अपने फंड्स में भी और जिस तरीके की आप अडॉप्ट करते हैं चीज़ें, वो मशीन लर्निंग के ऊपर काफ़ी आधारित होता है, डेटा मॉडल के ऊपर, क्वांट मॉडल के ऊपर। तो आज के स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर के लिए किस तरीके को फॉलो करना सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है? देखिए, मतलब मैं क्वांट मॉडल की बात करती हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, लेकिन उसके बेसिक जो आधार है वो वही है जो चीजें आप बोल रही हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस। पर जो चीज आपको ये करने का मौका देता है उसमें 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि आपका बायसेस और नॉइज एलिमिनेट कर देता है, हटा देता है। तो जैसे अगर आप अपने लिए भी निवेश कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं ये 4-5-6 जो मेरे क्राइटेरिया है मैं इसके आधार पर निवेश कर रहा हूं या कर रही जी। हूं, लेकिन असली में आप शायद अपने दोस्त की टिप्स सुन के उस पर निवेश कर रहे होते हैं। तो आपने जो बिल्कुल। खुद सोचा हुआ है आप उस पर भी नहीं स्थिर रहते। तो जी। ये जो सिस्टम फोर्स करता है कि आपने जो बोला है, जो जिस तरह से आप करना चाहते हैं आप उसी तरह से कर रहे हैं। और फिर वो जो क्राइटेरिया है वो सभी स्टॉक्स पे अप्लाई कर सकता है, जो कि इंसान इतने स्टॉक्स नहीं देख सकते। जैसे हम लोग
भारत में देखते हैं तो जितने भी स्टॉक्स 1000 करोड़ मार्केट कैप से ज्यादा के हैं उनको देखते हैं, तो उनको सबको एक बेसिस पर देख के पूरा 700 के 700 को हम लोग रैंक करते हैं, फिर अच्छा। ऊपर के जो रैंक है उनको देखते हैं। तो ये प्रोसेस है। या अगर हम लोग विश्व में देखें तो 25,000 सिक्योरिटीज के लगभग हम लोग देखते हैं। तो 25,000 सिक्योरिटीज तो आप चाहे जितना भी बड़ा रिसर्च टीम बैठा लीजिए, एक तो वो उतना देख नहीं सकते, दूसरा ये है कि हर एनालिस्ट का अपना अपना कुछ ना कुछ अलग होगा, वो बिल्कुल। सब एक एक जैसे तरीके से नहीं देखेंगे। तो ये चीजें सिस्टम एलिमिनेट करता है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा सिस्टम ब्लैक बॉक्स नहीं है कि अगर वो रेकमेंड करेगा कि ये टॉप 75 स्टॉक हैं तो हम लोग को मालूम रहेगा कि किस कारण से वो स्टॉक्स आए हैं सिस्टम में। और हाँ, एक चीज और है कि जो फंडामेंटल एनालिसिस आप और मैंने तो मतलब बहुत साल ये किया है खुद से, मतलब जब भारत में इक्विटी रिसर्च का नामो निशान नहीं था तब जी। से मैंने शुरू किया था। तो पर आप खुद देखेंगे तो आप कितने रेशियो देख पाएंगे, 4 5 6। सिस्टम में वो कंस्ट्रेंट नहीं है। आपको जितने भी रेशियो, जितने भी नंबर्स देखना चाहें आप देख सकते हैं। जिस तरह से वो कंबाइन करता है वो अगेन आप ह्यूमनली नहीं देख सकते, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम लोग को कोई मैनेजमेंट या कंपनी अच्छी लगती है जी। तो फिर हम वो एक तरह से उसी लेंस के थ्रू उसकी सब चीज देखते हैं, फिर सभी कुछ उसका अच्छा लगने लगता है। तो बिल्कुल, ये सब बिल्कुल। चीजें सिस्टम हटाता है। जी, एक और ख़ास बात जो मैंने अभी आपकी बात में सुनी कि आपने कई साल पहले से जब निवेश शुरू किया था, जब यहाँ पर इक्विटी एनालिसिस का नामो-निशान नहीं था, तब से आप यहाँ पर भारत में भारतीय स्टॉक मार्केट्स में और अब ग्लोबली स्टॉक मार्केट्स में आप निवेश कर रहे हैं। तब से लेकर अब तक किस तरीके का डिफ़रेंस आया है? पहले जब लोग निवेश करते थे और आज की डेट में जब निवेश किया जाता है, क्या उसमें एक रिमार्केबल डिफ़रेंस है? हाँ, वैसे मतलब ग्लोबली भी अब हम लोग को लगभग 25 साल हो गए निवेश करते हुए। जी। 1999 में हम लोग लंदन स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर बने थे और उसके अगले साल एनएएसडी के। तो जी। जहां तक फर्क का सवाल है, यही इसी अब मैं जो चीज बोलती हूँ कि सब फंड मैनेजर अभी भी 1990s में ही बैठे हुए हैं अधिकतर, ओके। जबकि सिस्टम बदल गया है। मैं जो एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हॉकी, आपके बहुत सारे दर्शक तो उतने दिलचस्पी उम्र होगी। दराज नहीं होंगे तो उनको याद नहीं होगा कि एक जमाना था जब इंडिया और बाद में इंडिया और पाकिस्तान हॉकी को डोमिनेट करते थे, फील्ड हॉकी को। तो आप समझ लीजिए 1930 से लेके 1970s तक ये दौर चला जब टॉप पे ये देश रहते थे। और फिर वो एकदम ऐसा बदला कि अगले 40 साल इंडिया कहीं भी मेडल रेकनिंग में नहीं आया। और ऐसा क्यों बिल्कुल। हुआ? क्योंकि पहले वो खेल होता था घास पर और उसके बाद वो चेंज हो गया आर्टिफिशियल ग्रास या एस्ट्रोटर्फ पे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जो स्किल, जो चीज घास पे काम करती थी, वो बहुत अच्छा स्टिक वर्क और ड्रिबलिंग जैसे जो मेजर ध्यानचंद की खूबियां थी, जी। वो जब वो आर्टिफिशियल ग्रास हो गया तो अलग ही स्किल काम में आने लगी कि आप कितना तेज दौड़ सकते हो, कितना फिट हो, जिसमें इंडिया उतना अच्छा नहीं था। तो जी। यही चीज है। अब वो जमाना बदल गया। जो 1990 का जो दशक था उसमें एक जो खास फर्क था वो ये था कि अगर कोई फंड मैनेजर जाके कंपनी से मिलता था, और ये भारत की बात नहीं, सब विश्व में सब जगह ये बात थी, तो कंपनी से उनको कुछ अलग इंफॉर्मेशन मिल जाती थी बिल्कुल। जो जो सबको नहीं मालूम रहती थी। लेकिन तब उनको धीरे एक धीरे एडवांटेज पूरे मिलता था विश्व और में फिर और वो भारत में स्टॉक को ले सकते रेगुलेशन थे, आए। लेकिन आज की डेट में तो हर जगह इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है हाँ, ही। अब आपका कॉन्फ्रेंस कॉल भी होता है। पहले था कि कॉन्फ्रेंस कॉल में आपको बुलाया नहीं जाएगा, पर अब तो कॉन्फ्रेंस कॉल का ट्रांसक्रिप्ट आपको मिलेगा हर इन्वेस्टर रिलेशन वेबसाइट पर। तो वो चीजें जब हट गई तो अब जो स्किल चाहिए वो ये है कि अब डेटा बहुत है, आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं या नहीं। पहले था कि बिल्कुल। आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, अब है इंफॉर्मेशन तो सबके पास है, कौन उसको बेहतर एनालाइज कर सकता है। तो इसीलिए अब वो सिस्टम काम करने लगे हैं, और इसीलिए जो ट्रेडिशनल फंड मैनेजर हैं उनके लिए आउट परफॉर्म करना मुश्किल हो गया है। जी, बिल्कुल आपने ये सही बात की और ऐसे में जिस तरीके से हम आज के वर्ल्ड में हैं,
हर दिन कोई ना कोई नया चैलेंज है, और क्योंकि वर्ल्ड इतना कनेक्टेड है, यूएस में अगर एक रीजनल बैंकिंग क्राइसिस होता है तो उसके बारे में हम भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम पे क्या असर होगा ये बातचीत करते हैं, और जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड कोई भी चेंजेस होंगे उसका भी इम्पैक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ऐसे में किस तरीके से इन्वेस्टर्स को निवेश करना चाहिए कि ग्लोबली जो रिस्क हैं उसको भी आप लगातार मैन्यूवर करते रहें और आपके पोर्टफोलियो को बचाकर चलते रहें? तो एक तो मैं ये कहूंगी कि सबसे जो महत्वपूर्ण चीज होती है जिसपे इन्वेस्टर निवेशक कम फोकस करते हैं वो है एसेट एलोकेशन। तो आप जितनी भी बातचीत सुनेंगे, पार्टी में जाएंगे तो सबको ये बताने में बड़ी खुशी मिलती है कि अरे 6 महीने पहले मैंने आपको वो स्टॉक बताया था ना, वो देखिए 2 गुना हो गया। जबकि वैसे ये बात अलग है कि उस समय उन्होंने 4 स्टॉक बताए होंगे जिसमें 3 डूब गए होंगे, वो अलग बात। बिल्कुल। लेकिन मेन चीज है कि आप एसेट एलोकेशन जानिए। एसेट एलोकेशन का क्या मतलब है कि आपका कितना इक्विटी में है, कितना फिक्स्ड इनकम जिसमें एफडी भी आएगा, फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड भी आएंगे, कितना रियल एस्टेट में है, कितना सोने में है। तो ये सब चीज आप पहले समझिए, बिकॉज मुझे ये बहुत निवेशकों का और बड़े बड़े निवेशक, मैं छोटे निवेशकों की भी बात नहीं कर रही हूँ, ये चीज उनको कहाँ से शुरू कर रहे हैं यही नहीं मालूम होता। तो आपको पहले तो मालूम करना पड़ेगा आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं। गूगल मैप में भी आपको पहले डालना पड़ता है आप हैं कहाँ और कहाँ जाना है ना, खाली बोल नहीं होता, स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है। तो आप पहले स्टार्टिंग पॉइंट समझिए और फिर आपको कहाँ जाना है। और एसेट एलोकेशन में एक खास चीज मैं बोलूंगी कि आप ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन भी देखिए, ग्लोबली भी निवेश करिए। मैं आपको एक सीधा सा अगर उदाहरण दूं, तो जब मैंने काम करना शुरू किया था 80 के दशक में, तो तब डॉलर 12 रुपया था। तो आप समझ लीजिए एक करियर से भी कम में जो भारतीय रुपया है उसकी वैल्यू 85% लगभग कम हो गई है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल का सोच रहे हैं, और अभी तो ऐसा भी अक्सर होता है कि बहुत लोगों के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं, आपका कुछ कुछ इसलिए एक्सपेंसेस भी डॉलर में या हार्ड करेंसी में होता है। तो आपको अगर, और वैसे भी जैसा कि मैंने कहा आप भारत में भी बैठे हैं तो 85% डेप्रिसिएशन तो हो ही गया ना, तो आपको फिर ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन जरूर सोचना चाहिए। तो आप एसेट एलोकेशन समझिए, ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन समझिए, और तीसरा चीज रिस्क मैनेजमेंट। तो अगर आप जनरल सिद्धांत चाहते हैं तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप जब भी निवेश करें ये सोच के करें कि मेरे से गलती हो सकती है, क्योंकि जो विश्व में सबसे अच्छे निवेशक रहे हैं, आप किसी का भी नाम ले लें, कोई भी, आप 100% तो छोड़िए, मतलब कोई 80% भी राइट नहीं होता है। गलतियां सबसे होती हैं क्योंकि आपको नहीं मालूम कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। तो इसलिए मतलब गलती सिस्टम में है ही, क्योंकि आप भविष्य नहीं देख सकते। तो इसलिए जो भी आप निवेश करेंगे हो सकता है उसमें कुछ गलत हो सकता है, मतलब कि गलत कुछ प्रतिशत तो गलत होगा ही। आप समझ के चलिए कि 1/3 तो कम से कम गलत होगा। तो इसलिए स्टॉप लॉस रखिए, रिस्क मैनेज करिए और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखिए। ये भी एक अलग और चीज है कि आप ये जो डाइवर्सिफिकेशन की आपने बात कही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास तौर पर जब आपने बताया कि ग्लोबल एक्सपोजर लेना बहुत जरूरी है, तो ज्यादातर निवेशक सोच पाते हैं कि चलिए ठीक है अभी इंडियन मार्केट्स में तो हम कर रहे हैं, यूएस मार्केट्स के कुछ शेयर्स अब अवेलेबल हैं, ब्रोकर अकाउंट्स के थ्रू आपको वहां पर निवेश करने का मौका मिल जाता है। लेकिन क्या यूएस के बाहर भी देखना जरूरी है इस करंट लेवल पे? क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो यूएस काफी ज्यादा ग्रोथ अब उतना नहीं कर पा रही है, क्योंकि ऑलरेडी मेजर ग्रोथ पाथ से गुजर चुके हैं ज्यादातर कंपनीज जो है। तो क्या सिर्फ यूएस मार्केट्स में ही एक्सपोजर लेना है या फिर बाकी ग्लोबल मार्केट्स में भी, और कौन सी मार्केट्स आपको पसंद है इस समय? तो ये मैं हमेशा से कहती रही हूं कि यूएस इज नॉट द वर्ल्ड, कि मतलब आप भारत से बाहर निकले तो लोग सोचते हैं कि एक नैस्डैक का ईटीएफ ले लिया या ऐसा कुछ कर लिया तो, या कुछ यूएस के स्टॉक्स ले लिए तो वो हो गया डाइवर्सिफिकेशन। तो मतलब आप एक देश की बजाय 2 देशों में हैं, लेकिन दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया में अलग अलग टाइम अलग अलग लीडर्स आते हैं। तो कोई भी, जो मैं कहती हूँ कि कोई भी एसेट क्लास, कोई भी देश, कोई भी थीम, कोई भी सेक्टर हमेशा अच्छा नहीं करता है। तो इसलिए आपको हमेशा चीजें बदलती रहती हैं। आप अगर
जैसे जब 2021 में बहुत सारे नैस्डैक ईटीएफ्स और फंड्स भारत में आ रहे थे, उस समय भी मैंने कहा था कि ये 2-3 साल नैस्डैक ने अच्छा किया है, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा अच्छा करेगा। जी तो जी। अगर आप जैसे अगर इतिहास में जाएं तो 2003 से 7 का समय था जब इमर्जिंग मार्केट्स ने बहुत अच्छा किया था। इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स पूरा का पूरा 3.5-4 गुना हो गया था, भारत 6-7 गुना हो गई थी भारतीय बाजार, ठीक है। और ब्राजील 10 गुना। तो उस समय था, उस समय भी ये सब कहानियां आने लगी थी कि अब यूएस की ग्रोथ स्टोरी खत्म हो गई है। तो बिल्कुल। कहानी अलग चीज है, मैं वो उससे जरूरी नहीं कि जो आप कह रही हैं मैं उससे सहमत हूँ जरूर। कि यूएस की ग्रोथ स्टोरी खत्म हो गई है, पर हर समय एक ही देश या एक ही देश की मार्केट या एक ही एसेट क्लास अच्छा नहीं करता। इसीलिए हम लोगों ने एक जो ग्लोबल प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं वो हम मेरा पर्सनल ये मन था कि भारतीय निवेशक जो बहुत बड़े साइज के नहीं हैं उनके लिए भी एक ग्लोबल प्रोडक्ट रहे। तो जो हमारा जो जी। ग्लोबल प्रोडक्ट है वो $10,000 से, मतलब समझ लीजिए 8 लाख रुपए से शुरू होता है, जो कि नॉर्मली उस तरह का डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट आपको विश्व में $1 मिलियन से कम की एंट्री पे नहीं मिलेगा। नहीं मिलता है। ये जी। ये भारतीय निवेशकों के लिए हम लोगों ने ये शुरू किया, और जो कि सब एसेट्स में और सब ज्योग्राफीज में निवेश करते हैं, और हर क्वार्टर वो बदलता रहता है कि कहाँ का कितना वेटेज है। ठीक है, तो ये भी आपने प्रोडक्ट अच्छा बता दिया है कि जो स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं 8 लाख रुपए से भी इस ग्लोबल प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी तैयार कर सकते हैं। जो अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़े पीएमएसएस में छोटे रिटेल निवेशकों के लिए खास तौर पर कोई प्रोडक्ट्स नहीं होते, तो डेफिनेटली उनके लिए एक काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर भी है। अब जैसे आपने एसेट एलोकेशन की बात की और आपने कहा कि एक वेल डाइवर्सिफिकेशन की भी जरूरत है, इक्विटीज़ के अलावा भी आपको कौन सी एसेट क्लासेस इस समय पसंद आ रही हैं? क्या गोल्ड में आपको लगता है लोगों को निवेश ज्यादा करना चाहिए, या कोई और एसेट क्लास जो कि आपके पसंदीदा रडार पर आ रही है? अच्छा, एक चीज मैं और बोल दूं कि ये तो विश्व का था, आपने चूंकि अंत में वो बात करी पीएमएस की, तो पीएमएस तो ऑब्वियसली सेबी का 50 लाख का मिनिमम है, बट हमारा एक स्मॉल केस प्रोडक्ट भी है जो छोटे निवेशकों के लिए, जो सेम सिस्टम यूज करता है। तो ओके। जहां तक आपकी ये बात है कि एसेट क्लासेस वो थोड़ा बदलता रहता है, और मैं एक चीज और बोलूंगी कि अक्सर जो भी फैशन में एक तरह से होता है लोग उधर भागने लगते हैं। जी। तो 2 साल पहले क्रिप्टो का फैशन था, तो उस समय जिन लोगों ने इक्विटी में भी निवेश नहीं किया, अब सीधा फिक्स डिपॉजिट से क्रिप्टो ट्रेडिंग में चले गए। तो बिल्कुल उस समय भी बिल्कुल। मैंने वार्न किया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। जी। और अभी जैसे वो 1-2 महीने गोल्ड अच्छा करता है तो सबको लगता है अरे पिछले साल तो इक्विटी में तो रिटर्न आया नहीं, गोल्ड या एफडी में ही होते तो बेटर था। तो वो आप जी। जो भी एसेट क्लास अच्छा कर रही है उसके पीछे भागेंगे तो, और हर बार अपना एलोकेशन जल्दी जल्दी बदलेंगे तो उसमें आपको नुकसान ही है। इसीलिए जो भी ओके। थीमेटिक फंड या स्कीम आती है, आप देखिए चाहे वो सेक्टर का हो या जैसे नैस्डैक का था इस तरह का हो, या ग्रेटर चाइना, इस तरह की जो थीम आती है, वो जब थीम बहुत मैच्योर हो जाती है, पीक के करीब होती है, तभी वो सब फंड आते हैं, और उसके बाद निवेशकों का घाटा ही होता है। तो जी। इसलिए थीमेटिक फंड में मत जाइए। जैसा कि मैंने कहा, आपका ज्यादा रिटर्न एसेट एलोकेशन डिसाइड करता है, तो एसेट एलोकेशन ही फंड मैनेजर का मेन जो आपके रिटर्न में कंट्रीब्यूशन है, वो फंड मैनेजर का वही है कि वो एसेट एलोकेशन ठीक करके दे। और जहां तक आपका खुद का सवाल है, आप, मैं ये कभी भी नहीं कहती चाहे आप 25 वर्ष के ही हों कि आप 100% इक्विटी में डालें, वो जी। नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पैसे जरूरत हो सकते हैं, बहुत तरह की नीड्स हो सकती हैं, घर खरीदना है, मेडिकल एक्सपेंस है, पढ़ने जाना है, और जो भी है। तो लेकिन जो भी आपका इक्विटी एलोकेशन है उसको लेके बहुत ज्यादा भी आप बदलते मत रहिए, ठीक है। अब अनलेस कोई क्योंकि ऐसा बहुत बड़ा खतरा जी नजर आ रहा हो। तो आपने जी शुरू में वो राकेश झुनझुनवाला की जी। किताब का जिक्र किया था, तो हम्म। उसमें है तो बहुत कुछ, लेकिन मुझे जो चीज सबसे ज्यादा स्ट्राइक की जी। उसमें ये था कि राकेश जी ने लिखा है कि मेरा जो रिटर्न है वो लंपी तरीके से आया है। एक बार 1989 टू 92 आया, एक बार 2003 टू 2007 वाला जो पीरियड मैंने पहले भी मेंशन किया उसमें आया, ऐसे आया, और बीच में ऐसा भी गया जैसे 93 टू 99 और समथिंग 94 टू 99, ये सेट कि जी 5 साल जी। मेरा कुछ रिटर्न नहीं आया। कोई रिटर्न तो नहीं हम आया। लोग थ्योरी में तो ये समझते हैं कि इक्विटी का रिटर्न ऐसा नहीं है कि आपको हर साल 15-16% मिलेगा, वो कभी साथ में आता है, कभी फिर
ऐसा भी जैसा पिछले साल का पीरियड रहा कि रिटर्न नहीं आया, कोई साल ऐसा भी हो सकता है जहां नेगेटिव रहे। तो जी। वो आपको अगर आप ये चीज को समझ लें और फिर वो एक तरह से अपने पे नियंत्रण रखें कि जब वो पीरियड ऐसा चल रहा है, जब रिटर्न नहीं आ रहा, तो आप भाग नहीं जाए, क्योंकि बिल्कुल, मार्केट से भाग जाने का भी एक रिस्क होता है। बिल्कुल। आप मतलब ये हम लोग सब समझते हैं कि इक्विटी में निवेशित रहेंगे शेयर मार्केट में, तो उसका एक खतरा है, एक रिस्क है कि वो घटेगा पैसा, लेकिन एक रिस्क निवेशित ना रहने का भी है कि आप बाजार के बाहर रहे और एक बड़ा शार्प अप मूव आया, बाजार अचानक से ऊपर गया, आप नहीं थे, तो वो चीज आप नहीं मेकअप कर सकते। हम लोगों ने तो बिल्कुल। 40 साल का ये एनालिसिस किया कि जब से सेंसेक्स शुरू हुआ, जी, तब से अगर उस समय आपने 100 रुपए डाले होते तो वो 44,000 रुपए हो जाते। जी। लेकिन अगर 40 सालों में आपने 10 सबसे अच्छे दिन मिस कर दिया, आदमी सोचेगा 10 दिन तो इतना नहीं होता ना, कितना फर्क पड़ेगा, लेकिन वो बिल्कुल। 44,000 15,000 हो जाता, 15,000 से भी कम हो जाता है, तो आपका 2/3 रिटर्न निकल जाता है। जी। अगर आपने 30 सबसे अच्छे दिन, जो कि औसतन साल में एक दिन भी नहीं है, उतने मिस कर दिए, तो आपका रिटर्न 90% चला जाता है, 44,000 की बजाय 4,000 भी नहीं रहता है। तो इसलिए ये अगर आपने अच्छा वाले दिन मिस कर दिया, और ये अच्छे दिन ऐसे नहीं आता जब वो बुल फेज में नहीं आते हैं, जब तेजी होती है ओके, तब नहीं आते हैं, ये सब ओके। आता है इसी में, जब आपको फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, डर लग रहा है, उस टाइम ही एकदम से मार्केट ऊपर जाती है, और अगर आपने वो मिस कर दिया तो फिर वो आप नहीं वो कवर अप कर पाते। ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया देवीना जी इस बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा के लिए और तमाम इनसाइट्स हमारे सभी दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए, जो आपने आखिर में बताया है कि निवेशित रहना कितना ज़रूरी है और अच्छे दिनों को कैप्चर करना कितना ज़रूरी है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप गिरावट वाले फेज़ में जब भी वॉलेटिलिटी आए या फिर पैनिक वाले स्टेजेस आए, उससे बाहर ना निकल जाएँ, क्योंकि आप अगर बाज़ार पे भरोसा रखेंगे और ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा रखेंगे, लंबे अवधि का अगर नज़रिया रखेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया इस सिंप्लीफाइड वे में हमारे सभी दर्शकों को बताने के लिए कि आखिरकार निवेश से फ़ायदा कैसे लेना है, अगर बाज़ार में निवेश करना है तो उसकी रणनीति क्या हो, ये सभी समझाने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। चलिए, तो इसी के साथ हम इस खास शो को यहीं समेटते हैं, लेकिन लगातार बाजार के दिग्गजों के साथ चर्चा जारी रहेगी, तो इसी के लिए आप हमारे साथ बीटी बाजार पर बने रह सकते हैं और मार्केट के हर मूव को और एक्सपर्ट्स की हर जानकारी को ट्रैक कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।